Pedigree analysis. Pedigree analysis is actually a very important part of this inheritance and variation chapter. ठीक है, तो ये हमें एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर का एक फैमिली में अकरेंस और वो डिजीज उस पर्टिकुलर फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन किस तरीके से मूव कर रही है, ये सब कुछ हमें पेडिग्री एनालिसिस से पता लगता है. अब पेडिग्री एनालिसिस में कुछ सिंबल्स होते हैं. सिंबल्स मैं आपको पहले बता दूं. सो दिस स्क्वायर रिप्रेजेंट अ मेल, नॉर्मल मेल. दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स नॉर्मल फीमेल. ठीक है. दिस बोल्ड, जो आपको कहीं बीच बीच में बोल्ड स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको रिप्रेजेंट करता है डिजीज्ड मेल. और ये बोल्ड सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं डिजीज्ड फीमेल. राइट. एंड ये जो आपको बीच में इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ये रिप्रेजेंट करता है अ मैरिज. ठीक है. एंड एक और सिंबल होता है, दिस रिप्रेजेंट्स मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 4 जनरेशंस दिखाई हुई हैं फ्रॉम 1 2 3 4. ठीक है. अब अगर हम फर्स्ट जनरेशन में देखें तो फर्स्ट जनरेशन में मेल वाज डिजीज्ड एंड फीमेल वाज नॉर्मल. तो इस कपल के नीचे दिखाया गया है, इनके टोटल 3 ऑफस्प्रिंग्स हुए. ठीक है. उसमें से इसमें देखा गया कि एक फीमेल डिजीज्ड मिले, मेल एक नॉर्मल मिले और एक मेल डिजीज भी मिले. ठीक है. फिर इस कपल की एक आगे फैमिली दिखाई गई है, तो उसमें दिखाया गया कि तीनों इनके जो बच्चे थे वो नॉर्मल थे. ठीक है. और उसके बाद इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में दिखाया गया है, जबकि ये दोनों, अगर आप यहाँ पर फोकस करो तो ये दोनों पेरेंट्स क्या थे, ये नॉर्मल थे, इनको डिजीज नहीं थी, बट नीचे जनरेशन में आपको डिजीज देखने को मिली. तो ये चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल रही है. एक तो इनसे सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि द डिजीज इज रिसेसिव. जो भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जो भी कोई डिजीज है वो रिसेसिव डिसऑर्डर है. क्यों? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहाँ पे पेरेंट्स दोनों नॉर्मल थे, लेकिन तब भी नीचे ऑफस्प्रिंग्स में आपको डिजीज दिखने को मिली. सो दिस शोज कि डिजीज कॉजिंग म्यूटेटेड जीन या डिजीज कॉजिंग म्यूटेटेड एलील वाज प्रेजेंट इवन एट दिस स्टेज. इस स्टेज पर भी डिजीज कॉजिंग म्यूटेटेड एलील प्रेजेंट था, बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया. तो ये क्या शो करता है? रिसेसिव. ठीक है. नाउ अब हमें ये पता करना है वेदर दिस डिजीज इज ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड. पहले तो मैं आपको ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड में एक डिफरेंस बता दूं. अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म देखें तो हर एक ऑर्गेनिज्म, लेट्स से ह्यूमन एग्जांपल लेकर चलते हैं. ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें 44 क्रोमोसोम्स तो होते हैं ऑटोसोम्स which are concerned with the characters other than sexual characters. उसके अलावा 2 क्रोमोसोम्स जो होते हैं दे आर सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है. अब इन दो में से फीमेल के केस में वी हैव XX एंड मेल के केस में वी हैव XY. ठीक है. नाउ अब अगर आप ध्यान से देखो, इन 44 में से किसी जीन में अगर म्यूटेशन होगी, लेट्स से किसी ऑटोसोमल जीन में म्यूटेशन है, तो वो तो मेल में भी होने के चांसेस बराबर हैं और फीमेल में भी होने के चांसेस बराबर हैं. ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई डिफरेंस है ही नहीं. यही 44 क्रोमोसोम आपके सेम टाइप के मेल में है, यही 44 क्रोमोसोम आपके सेम टाइप के फीमेल में है. तो अगर किसी ऑटोसोम पे म्यूटेशन है या डिजीज जो है इट इज रिलेटेड टू ऑटोसोम, तो वो तो मेल और फीमेल में होने के चांसेस एकदम बराबर हैं. ठीक है. वहीं पर अगर कोई डिजीज सेक्स लिंक्ड है, मतलब कि इट इज रिलेटेड टू द म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम, तो वहां पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है. वो क्या? अगर आप मेल के केस में देखो तो यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम है और एक वाई क्रोमोसोम है. वाई क्रोमोसोम दोस्तों इज वेरी शॉर्ट क्रोमोसोम और इसके ऊपर हार्डली बहुत ही कम जीन्स होते हैं. ठीक है. तो मेनली आपको जो जीन्स देखने को मिलेंगे वो एक्स क्रोमोसोम पर ही देखने को मिलेंगे. तो सेक्स लिंक्ड डिजीजेस जो होती हैं दे आर मेनली बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम. तो दैट इज व्हाई दे आर आल्सो नोन एज एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. ठीक है. नाउ अब आप फीमेल में देखो तो फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम है. बाई चांस मान लीजिए उन दो में से कोई एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो म्यूटेटेड निकला और दूसरा एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हुआ. ठीक है. और डिजीज अगर रिसेसिव हुई तो इसका जो फिनोटाइप आपको मिलेगा वो नॉर्मल मिलेगा.
कहने का मतलब ये है, फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है, एक एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड है और एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर जो डिजीज डोमिनेंट हुई तो ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा म्यूटेटेड वाला और डिजीज आपको फिनोटाइप में दिखेगी, ठीक है। बट अगर डिजीज क्या हुई रिसेसिव, तो उस केस में फीमेल के अंदर रिसेसिव डिजीज दिखने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल हुआ, ठीक है, तो वहां पर आपको फिनोटाइप में डिसऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम देखें मेल में क्योंकि सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है और वो भी एक्स क्रोमोसोम अगर म्यूटेटेड निकला, तो यहाँ पर आपको 100% है कि यहाँ पर डिसऑर्डर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नटशेल में अगर हम बात करें तो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मैं लिख देता हूं यहाँ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। जबकि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स जो हैं दे आर मोर वाइड स्प्रेड अमंग मेल्स, और खास तौर से रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो फीमेल में ना के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये हमने पहले ही पता लगा लिया था कि ये डिसऑर्डर क्या है, रिसेसिव है। दूसरा, अगर आप देखो तो अगर हम इसमें देखें तो मेल और फीमेल दोनों में ही आपको ये डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। देखो फीमेल भी आपको अफेक्टेड दिख रही है और मेल भी अफेक्टेड दिख रहा है। तो ज्यादा चांस क्या है, क्योंकि ये डिसऑर्डर रिसेसिव है, तो इसके ज्यादा चांस क्या है कि ये डिसऑर्डर क्या हो, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली कोई भी पेडिग्री एनालिसिस हो तो सबसे पहले आप उसमें देखकर ये पता लगा लो वेदर इट इज रिसेसिव और डोमिनेंट। अगर हम पहले ऑटोसोमल या फिर सेक्स लिंक पता लगाने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होना चाहिए कि हम पता लगाएं रिसेसिव है या डोमिनेंट है, ठीक है। तो अगर जो वो रिसेसिव है तो हम देखेंगे उसमें कि फीमेल में है या नहीं। रिसेसिव है और फीमेल में और मेल में दोनों में आ रहा है, तो मैक्सिमम 95% से ज्यादा चांस है कि वो क्या मिलेगा आपको, ऑटोसोमल, ठीक है।